पहला क्वेश्चन बताएंगे, मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को, मुक्तिबोध रचना है, उपन्यास है, के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है सरस्वती सम्मान, ऑप्शन बी है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन सी है ज्ञानपीठ, ऑप्शन डी है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। कौन सा मिला है आपको बताना है। तो हम अगर आंसर की बात करें तो मुक्तिबोध क्या है, उपन्यास है, और किसका है, जैनेन्द्र कुमार का है। किसका है, जैनेन्द्र कुमार का है। इन्हें वर्ष 1966 में, वर्ष 1966 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जैनेन्द्र कुमार जी को 1971 में, वर्ष 1971 में क्या किया गया था, पद्म भूषण, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण भी मिला है, तो याद रखेंगे, ठीक है साथी। इसके बाद अगर हम बताएं आपको, अगर इनके अन्य उपन्यास की बात करें, जैनेन्द्र कुमार की उपन्यास की, तो अन्य उपन्यास जो प्रसिद्ध हैं, जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, अन्य उपन्यास, तो लिख लेंगे एक दो उपन्यास जो हैं। परख, परख इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, परख हो गया 1929 ईस्वी में। इसके बाद सुनीता है, सुनीता जो 1935 में इसका प्रकाशन वर्ष है। त्यागपत्र, त्यागपत्र 1937 ईस्वी में। सुखदा लिख लेंगे, सुखदा 1953 ईस्वी में। एक विवर्त भी करके है, विवर्त जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1953, इसका भी प्रकाशन वर्ष है। जयवर्धन और व्यतीत भी इनकी आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है। हम सरस्वती पुरस्कार की साथ ही बात करें, अगर सरस्वती जो पुरस्कार है, यह 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में दिया जाता है। 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं उनमें दिया जाता है, और सबसे बड़ा पुरस्कार राशि में, पुरस्कार राशि में सबसे बड़ा है, पुरस्कार राशि में सबसे बड़ा पुरस्कार है सरस्वती पुरस्कार। और बात करें 1991 ईस्वी में से प्रारंभ हुआ, 1991 ईस्वी से ये प्रारंभ हुआ है, और पहला 1991 में हरिवंश राय बच्चन को 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था, याद रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया जाता है, कितनी भाषाओं में, 23 भाषा में दिया जाता है। और यह हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है, हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। 1965 ईस्वी से इसका प्रारंभ हुआ, 1965 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं हैं, प्लस एक 2018 से क्या होता है, अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है, 2018 से इंग्लिश में भी साथ ही दिया जाता है। हिंदी में बात करें, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा काव्य के लिए दिया गया था, याद रखेंगे। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी मंगला प्रसाद की, 1923 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है, और 2007 में ये क्या हुआ, बंद कर दिया गया था। 2007 में इसे बंद कर दिया गया था। पहला मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार पद्म सिंह शर्मा को मिला था, ये भी फैक्ट से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। गाढ़ा शब्द का विलोम बताना है। गाढ़ा शब्द का विलोम क्या होगा, सुख का विलोम हो जाएगा साथी मेरे दुख, सुख का क्या हो जाएगा, दुख। पतला, पतला क्या है, गाढ़ा का विलोम शब्द है, गाढ़ा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पतला। धीठ का हो जाएगा विनम्र, धीठ का क्या हो जाएगा साथी मेरे, विनम्र। गड्ढा जो है इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई या पहाड़ कह सकते हैं, पहाड़ या ऊंचाई भी कह सकते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। लाल पीला पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है बिल्कुल बदल जाना, ऑप्शन बी है लाल और पीला रंग डालना, ऑप्शन डी अत्यधिक घमंड करना, ऑप्शन देखेंगे बहुत क्रोधित करना, बहुत क्रोधित करना। तो बताएंगे क्या होगा, लाल पीला होना का मतलब बहुत क्रोधित करना या होना, बहुत क्रोधित होना क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। झूठा सच की लेखक कौन है। मैथिली शरण गुप्त, विष्णु प्रभाकर, कबीर दास जी, यशपाल जी, बताएंगे। झूठा सच रचना की साथ ही हम बात करें तो क्या है, एक उपन्यास है। झूठा सच ये क्या है, उपन्यास है, जो किसका है, यशपाल जी का है। किसका है, यशपाल जी का। ये 2 खंड या 2 भाग में प्रकाशित है, 2 भाग में इसका प्रकाशन हुआ है। पहला भाग वर्ष 1958 ईस्वी में हुआ था। पहला भाग जो है 1958 ईस्वी में वतन और देश नाम से, किसे, वतन और देश नाम से इसका प्रकाशन वर्ष पहला हुआ था, पहला प्रकाशन। और दूसरा प्रकाशन की बात करें तो 1960 ईस्वी में हुआ था। 1960 ईस्वी में देश का भविष्य नाम से, देश का भविष्य नाम से 1960 ईस्वी में दूसरा प्रकाशन हुआ था। यशपाल जी के अन्य उपन्यास की हम अगर बात करें साथी, तो जिसमें दादा कामरेड, दादा प्रसिद्ध उपन्यास है दादा कामरेड, प्रकाशन वर्ष है 1941 में। इसके बाद आता है दिव्या 1945, दिव्या 1945 प्रकाशन वर्ष है। पार्टी कामरेड 1946 में,
1946 में प्रकाशन वर्ष है। मेरी तेरी उसकी बात प्रसिद्ध रचना है 1974 ईस्वी में है। ठीक है। विष्णु प्रभाकर जी का प्रसिद्ध उपन्यास है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, याद रखेंगे। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर आपको बताना है, वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद, वचन को ध्यान में रखते हुए अध्यापिकाएं का संधि विच्छेद आपको बताना है अध्यापक। अब आप इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर है ऑप्शन बी, जो अध्यापिका है ये एक बहुवचन है, स्त्रीलिंग शब्द है जिसका बहुवचन बनाते समय ए का प्रयोग होता है, तो यह हो जाएगा अध्यापिकाएं हो जाएगा बहुवचन रूप। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है। ऊपर, बादल, समीप या तौलना। बताएंगे साथी, उपमा अलंकार में उप का क्या अर्थ होता है। अगर उपमा अलंकार में हम उप के अर्थ की बात करें साथी, तो उप का अर्थ होता है समीप। उप का क्या अर्थ होता है, समीप। और जबकि यहाँ पे जो माँ है, माँ का अर्थ होता है यहाँ पे माँ का अर्थ होता है तौलना। यहाँ पे माँ का अर्थ क्या है, यहाँ पे तौलना है। माँ का अर्थ यहाँ पे तौलना है। तो अगर शाब्दिक उपमा अलंकार के शाब्दिक अर्थ की बात करें, जो शाब्दिक अर्थ होता है उपमा अलंकार का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा समानता या तुलना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समीप। उप का अर्थ होता है समीप। उप का क्या अर्थ होता है, समीप। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। मिलजुल मन किसकी रचना है। चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा, ममता कालिया। बताएंगे। मिलजुल मन ये क्या है साथी, एक उपन्यास है और 2013 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार है। इसके रचनाकार है मृदुला गर्ग, जिसकी रचनाकार है मृदुला गर्ग, इसके रचनाकार है। 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, जिंदगी नामा के लेखक कौन है। कालिदास, फैकी आजमी, केदारनाथ सिंह, कृष्णा सोवती। बताएंगे साथी। जिंदगी नामा के लिए 1980 में वर्ष 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया था। और ये किसकी रचना है, कृष्णा सोवती की रचना है। किसकी रचना है, कृष्णा सोवती की रचना है। कृष्णा सोवती जी को 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। किसे, ज्ञानपीठ पुरस्कार, 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और संपूर्ण साहित्य के लिए मिला है इनको, संपूर्ण साहित्य के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया था। संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है 1984 ईस्वी में से। सन 1984 से यह पुरस्कार संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1984 से संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन में। मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह कौन सा आश्रम है। मोक्ष है, दंड है, क्षत्रिय है, संन्यास है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होगा। हम बात करें साथी धर्मशास्त्रों के अनुसार मनुष्य के जीवन में 4 आश्रम है। कितने आश्रम, मनुष्य के जीवन में धर्मशास्त्र के अनुसार 4 आश्रम है, जिसमें आपको ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, वानप्रस्थ के बाद साथी जो चौथा क्या होता है, संन्यास। जो चौथा होता है क्या, संन्यास का अस्तित्व स्वीकार किया गया। धर्मशास्त्र के अनुसार 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का अस्तित्व स्वीकार किया गया, तो चौथा क्या हो जाएगा, संन्यास। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। संन्यास शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य में काल पहचानना है। सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भूतकाल, संभाव्य भविष्यकाल, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य भविष्यकाल की अगर बात करें साथी, तो भविष्य में कार्य होने की संभावना होती है। कार्य का भविष्य में होना।
और वाक्य के अंत में गा गे गी लगा रहता है। वाक्य के अंत में गा गे गी आदि शब्द लगा रहते हैं तो वो भविष्य काल के अंतर्गत आते हैं। सामान्य भूतकाल क्या करते हैं? क्रिया के सामान्य रूप से बीते हुए समय का बोध कराते हैं। बीते हुए समय को बताते हैं। और इसके वाक्य के अंत में आ, ए, ई, था, थे, थी आदि शब्द क्या होते हैं? प्रयुक्त हुए रहते हैं। याद रखेंगे। भविष्य काल में अंत में गागेगी संभावना रहेगी, गागेगी वाक्य के अंत में प्रयुक्त होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल के वाक्य में साथी ता, ते, ती लगे रहते हैं और सामान्यतः वाक्य में प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। तो सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, याद रखेंगे। स्त्रीलिंग शब्द बताना है। विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। सागर, अग्रजा, छात्र, राजन। बताएंगे साथी कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है अग्रजा। ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगर अग्रज होता तो क्या हो जाता? इसका पुल्लिंग हो जाता। अग्रज क्या है? पुल्लिंग शब्द हो जाता अग्रज। छात्र का हो जाएगा स्त्रीलिंग छात्रा। ठीक है साथी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर होगा। रेहन पर रख दूं किस लेखक का उपन्यास है? मैत्रेयी पुष्पा, काशीनाथ सिंह, गोविंद मिश्र, दूधनाथ सिंह। बताएंगे साथी रेहन पर रख दूं किस लेखक का उपन्यास है? हम अगर इस रचना की बात करें तो यह रचना 2011 में इसका प्रकाशन हुआ था। इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी 2011 में इस रचना को मिला है। और इस रचना का प्रकाशन हुआ था 2008 में। प्रकाशन इसका याद रखेंगे 2008 में, और साहित्य अकादमी से 2011 में मिला था। यह काशीनाथ सिंह जी का उपन्यास है। अगर इनके हम अन्य उपन्यास की बात करें साथी, तो अन्य उपन्यास में अपना मोर्चा 1972 में प्रकाशन। काशी का 80 एक रचना है प्रसिद्ध, काशी का 80 इसका प्रकाशन 2002 में होता है। उसके बाद महुआ चरित इनके उपन्यास है, 2012 में इसका प्रकाशन होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। सुसुप्त का विरुद्धार्थी शब्द आपको बताना है। विरुद्धार्थी का मतलब होता है विलोम या विपरीत। विलोम या विपरीत शब्द बताना है। विलोम या विपरीत शब्द। ऑप्शन है पौर सत्य, घालक, जागृत, गर्मी। बताएंगे। सुसुप्त का अर्थ होता है साथी मेरे सोया हुआ या निष्क्रिय। इसको हम कह सकते हैं सोया हुआ या निष्क्रिय कह सकते हैं। और इसका क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा जागृत का यानी सचेत सक्रिय। जागृत का सचेत सक्रिय, जागा हुआ। गर्मी का विलोम हो जाएगा ठंडी। पौर सत्य का विलोम हो जाएगा पाश्चात्य हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 है। कौन सा शब्द उपाय से संबंधित है? उपाय बताना है। तरकीब, साधन, विलक्षण, युक्ति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। युक्ति एक उपाय को दर्शाता है, साधन भी उपाय को दर्शाता है, तरकीब उपाय को दर्शाता है, लेकिन विलक्षण जो होता है अनोखा या असाधारण को कहते हैं विलक्षण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रौढ़ का क्या अर्थ है? प्रौढ़ का अर्थ आपको बताना है। परिपक्व, आसक्त, अनुभवहीन, वयस्क। प्रौढ़ की अगर बात करें साथी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रौढ़ जो है युवावस्था के बाद का समय। युवावस्था के बाद वृद्धावस्था के पहले का समय। वही क्या होता है? वयस्क, जिसे प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं। आसक्त होता है कमजोर या शक्तिहीन को कहते हैं। अनुभव यानी बिना अनुभव के, जो बिना अनुभव के हो उसे क्या कहते हैं? अनुभवहीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पे। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 है। थोथा, चना, बाजे, घना। मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। मुहावरे का क्या अर्थ है? चने रूपी खिलौने से खेलना, दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना, चने को बजाना, बहुत आवाज करना।
थोथा चना बाजे घना यहाँ पे साथी हो जाएगा दिखावा करना, यानी दिखावा करना आगे कुछ पीछे कुछ, यानी दिखावा करना अंदर से कुछ और रहना। यहाँ पे यही मतलब है कि दिखावा बहुत करना पर अनुसार उसका मतलब कुछ नहीं होना। अगला क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए शब्द में किसमें बताना है आपको गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण का कौन सा भेद है आपको बताना है। और शब्द दिए गए हैं अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। कौन सा है आकार बोधक गुणवाचक, गुण बोधक गुणवाचक, गंध, दोष बोधक। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। साथ ही गुणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के क्या, संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम के गुण रूप रंग आकार स्वभाव दशा स्वाद गंध दिशा समय भार तापमान आदि का बोध कराए वही गुणवाचक है। गुण में सभी शामिल हैं, रंग रूप आकार ये सब क्या है इसके भेद है, स्वाद गंध दिशा ये सब का बोध कराए वही गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। अगर आकार की हम यहाँ पे बात करें साथी तो आकार में लंबा चौड़ा चौड़ा त्रिकोण गोला ये सब क्या है आकार है। और गुण की बात की जाए तो भला बुरा अच्छा भला सुंदर ये सब क्या है दानी, ये सब गुण है। गंध की बात करें तो जैसे कह सकते हैं सुगंधित, क्या कह सकते हैं सुगंधित, सुगंधित बदबू ये सब क्या है गंध की बात है, दुर्गंध। दोष की बात की जाए तो दोष क्या होते हैं साथी, इसका दोष की बात की जाए तो जो दोष होते हैं वो क्या होते हैं बुरा बेकार ये सब क्या होते हैं दोष होते हैं। बुरा व्यक्ति, ईमानदार तो गुण में चला जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा अच्छा, न्यायी, कृपालु इसके क्या है गुण की बात की जाए तो यहाँ पे गुण बोधक विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुण बोधक विशेषण हो जाएगा। ठीक है साथी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे। अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं। अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं, 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 2 हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण। क्या होता है साथी, अगर आपको अलंकार का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो क्या होता है, आभूषण। और अलंकार के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है शब्दालंकार। शब्दालंकार के बाद दूसरा साथी आता है अर्थालंकार। यहाँ पे एक आचार्य हुए आचार्य दांडी जी ने अलंकार की एक परिभाषा बताई है जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो आचार्य दांडी के अनुसार इन्होंने कहा है अलंकरोति इति अलंकार, अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। ये कथन किसका है, आचार्य दांडी का है। याद रखेंगे, ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होगा। जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की कृति है आपको बताना है। महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। बताएंगे साथी। अगर हम मैथिली शरण की बात करें तो यह इनकी रचना है, किसकी कृति है, जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। याद रखेंगे। अगर इसका प्रकाशन वर्ष हम बताएं तो 1910 में इसका प्रकाशन वर्ष होता है। मैथिली शरण गुप्त जी को आधुनिक काल का तुलसीदास कहा जाता है। आधुनिक काल का तुलसीदास कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल का तुलसीदास मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो इसमें साकेत पंचवटी, यशोधरा, द्वापर हो गया साथी, झंकार हो गया, जय भारत, मेघनाथ वध क्या है इनकी प्रसिद्ध रचना है। एक प्रसिद्ध रचना है भारत भारती की रचना इन्होंने 1912 ईस्वी में करी थी। कब, 1912 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तभी गांधी जी ने इसी रचना के माध्यम से गांधी जी के द्वारा राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई। गांधी जी के द्वारा राष्ट्रकवि कहा, गांधी जी ने राष्ट्रकवि कहा। ठीक है, जब इनका रचना का प्रकाशन हुआ। याद रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त का जयद्रथ वध रचना है, इसकी रचना 1910 ईस्वी में होती है। इन्हें आधुनिक काल का सूरदास भी कहा जाता है। अगर इनकी समय सीमा की बात करें साथी तो 1886 में इनका जन्म होता है, 1964 में इनकी मृत्यु होती है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। कई दशकगण
कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण? कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कई दर्शकगण की बात हो रही है, यहाँ अनिश्चित की बात हो रही है, दर्शकगण यानी संख्या की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक में निश्चित मात्रा का बोध होता है। निश्चित मात्रा, यहाँ पे निश्चित मात्रा की बात आ जाए, जैसे 5 लीटर दूध, 10 लीटर दूध, 1 पाव दूध, क्या है वो? निश्चित मात्रा की बात हो रही है। निश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्या का बोध होगा, निश्चित संख्या का बोध होगा, जिसमें आपको देखने को मिलता है निश्चित संख्या मतलब 2 आदमी, 4 आदमी, 10 लोग, 20 लोग, ये सब क्या है? निश्चित संख्या है। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो होता है, अनिश्चित परिमाण का बोध कराता है, अनिश्चित मात्रा का बोध। जैसे थोड़ा दूध, थोड़ा क्या है? अनिश्चितता का बोध बता रहा है, थोड़ा बहुत, ये सब क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, याद रखेंगे, प्रयास कीजिए। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। ऑप्शन है निशाचर, ऑप्शन बी है जगदीश, ऑप्शन सी है पंजसर, ऑप्शन डी है साथी अलकापुरी। बताएंगे क्या होगा आंसर बताएंगे साथी क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। हम साथी रतिपति की बात करें, रतिपति ये कामदेव का पर्यायवाची है। किसका? कामदेव का पर्यायवाची है। अगर कामदेव के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो जिसमें मदन, काम, कंदर्प, अश्मर, मार, रतिपति, मीन, केतु, सब क्या है? इनके पर्यायवाची हैं। अनंग, मनसिज आदि शब्द क्या है साथी? इनके पर्यायवाची हैं, कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, पंचसर भी रतिपति यानी कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। निशाचर की पर्यायवाची शब्द की बात करें तो असुर का पर्यायवाची शब्द किसका? असुर का, राक्षस, दैत्य, दानव, देवार भी कहते हैं, दीवार भी कहते हैं। आदि शब्द क्या है? यातुधान, रजनीचर, ये सब क्या है? राक्षस के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। ब्राह्मी लिपि, इनमें से बताना है कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है यानी विकास हुआ है? देवनागरी का, गुरुमुखी लिपि, कैथी, खगोष्ठी। बताएंगे साथी। अगर ब्राह्मी लिपि की हम बात करें साथियों तो इसकी 2 शैलियाँ हैं। ब्राह्मी लिपि की 2 शैलियाँ हैं। कौन कौन सी है? एक है उत्तरी शैली और एक है दक्षिणी शैली। एक है दक्षिणी शैली और एक है साथी मेरे उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली से तेलुगु, कन्नड़, तमिल लिपि का विकास हुआ है। तमिल आदि लिपि का क्या हुआ है? विकास हुआ है। आदि लिपि का विकास हुआ है। और उत्तरी शैली की बात करें तो उत्तरी शैली में साथी आती है गुप्त लिपि। उत्तरी शैली का विकास होता है, इसमें आता है गुप्त लिपि के बाद साथी आता है कुटिल लिपि। क्या आता है? कुटिल लिपि को सिद्ध मातृका लिपि भी कहते हैं। और जो ये कुटिल लिपि होती है इसका 2 भाग है। क्या है? इसका 2 भाग है। कुटिल लिपि देवनागरी लिपि और शारदा लिपि में कुटिल लिपि से 2 लिपि का विकास हुआ है। नंबर 1 देवनागरी लिपि हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? देवनागरी। कुटिल लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है और कुटिल लिपि से शारदा लिपि का भी विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि की 2 शैली, दक्षिणी शैली, उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली से तेलुगु, कन्नड़, तमिल लिपि का विकास हुआ है। उत्तरी शैली से गुप्त लिपि के बाद कुटिल लिपि से 2 लिपि आई हैं, देवनागरी और शारदा लिपि। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर? रघुपति, राघव, राजा, राम में कौन सा अलंकार है आपको बताना है? श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। बताएंगे साथी। हम यहाँ पे देखें साथी तो र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जहाँ पे र वर्ण की आवृत्ति हो यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एक एग्जाम्पल फेमस है, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, यहाँ पे स वर्ण की आवृत्ति हो रही है।
अगर यहीं पे हम बात करें साथ ही श्लेष अलंकार में जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो, शब्द के एक शब्द के अनेक अर्थ हो, इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जो अक्सर बहुत प्रचलित है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए नोबरी मोती मानो शून। और रूपक अलंकार की बात करें तो उपमेय और उपमान को अभेद रूप बताना का मतलब साथी यहाँ पे है कि जैसे अंबर को पनघट कह देना, रात को दिन कह देना, चंद्र को क्या खिलौना, चंद्र को खिलौना बता देना, यही उपमेय को उपमान में बता देना। और उपमा अलंकार जो होता है साथी मेरे, उपमा अलंकार किसी का किसी से तुलना होता है, किसी से तुलना। यहाँ पे उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, अभी आगे हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे, याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द किस अलंकार के भेद हैं? अभी हम तीसरे क्वेश्चन में बात की ना, ये इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में साथी मेरे ये उपमा अलंकार के 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये क्या है? इसके 4 अंग हैं। उपमेय अलंकार किसी का किसी से तुलना की जाती है, किसी से तुलना, तो वहाँ पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमेय साथी यहाँ पे क्या होता है? अगर उपमेय की बात की जाए, तो उपमेय जो होता है वह गुण या क्रिया जो क्या होता है, जो वह गुण या क्रिया जिसकी तुलना की जाए। और उपमान क्या होता है साथी? उपमान जिससे की जाए, जिसकी तुलना की जाए, उपमेय जिससे तुलना की जाए, उपमान। साधारण धर्म जो होता है वो क्या होता है? वह गुण या क्रिया जो उपमेय और उपमान को समान बताए, दोनों में समानता बताए, दोनों में क्या बताए? समानता, उपमेय और उपमान में। और वाचक शब्द क्या होते हैं? सा सी से समान आदि सब क्या है? वाचक शब्द हैं, याद रखें। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। शीशम इस शब्द का लिंग क्या होगा? शीशम का बताना, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, कारक है, सहायक क्रिया है। न सहायक क्रिया है न कारक है, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। आप एक चीज लिखेंगे साथी, अधिकांशतः शब्द, अधिकांशतः जो वृक्षों के नाम होते हैं, अधिकांशतः सभी वृक्ष जो होते हैं साथी, सभी वृक्ष पुल्लिंग शब्द होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। अधिकांशतः वृक्ष, सभी वृक्ष क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। उन्नति शब्द का विलोम पहचानिए। उन्नति का विलोम बताना है। प्रोन्नति, असफल, पतन, अवनति। प्रोन्नति का शब्द क्या हो जाएगा? पदावनति। असफल का क्या हो जाएगा साथी? सफल। पतन का साथी क्या हो जाएगा? उत्थान। और उन्नति का क्या हो जाएगा? अवनति। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय है। ऑप्शन है पछतावा होना, निर्णय न होना, बहुत कष्ट होना, नुकसान होना। बताएंगे साथी। खटाई में पड़ना का अर्थ होता है कि जैसे कि न सुलझा हुआ, या किसी स्थिति का न सुलझा हुआ होना का मतलब होता है निर्णय न होना। खटाई में पड़ना यानी उसका निर्णय न होना। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल आपको पहचानना है। कौन सा है? संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य भविष्यकाल, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य भविष्य। बताएंगे साथी। संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है साथी मेरे? जब कार्य बीत गया हो, यानी बीते, शायद वह आया होगा, तो ये सब क्या हो जाएगा? उसमें भूतकाल हो जाएगा। संभाव्य भविष्य काल का मतलब कार्य आने वाले समय में हो और संभावना हो, वहाँ पे संभव्य भविष्य काल होता है। कदाचित यानी शायद, संभावना है, शाम तक वह आ जाए यानी आगे शाम तक आने वाले समय में वह आ जाए, तो यहाँ पे संभव्य भविष्य काल हो जाएगा। संदिग्ध का मतलब संदेह होगा, वर्तमान काल में चल रहे समय में संदेह होगा। सामान्य भविष्य में जैसे वह जाएगा, सामान्य भविष्य है। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ पहचानना है। मुसीबत में पड़ना,
कंगाल होना, घर में राशन लाना, कष्ट का अनुभव करना। आटे दाल का भाव पता होना का मतलब है कि आपको क्या होना, कष्ट का अनुभव, आपने सब कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है, कष्ट का अनुभव होना, तो आपको आटे का दाल का भाव मालूम होगा। इस मुहावरे का उचित अर्थ है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर। परिंदे कहानी निम्नवर्णित में से किस कथाकार की है? निम्नवर्णित में से आपको बताना है परिंदे किसकी कहानी है। यहाँ पे बात करें भीष्म सानी, मुक्तिबोध, निर्मल वर्मा, प्रेमचंद। प्रेमचंद की अगर कहानी की हम साथ ही बात करें तो प्रेमचंद में प्रसिद्ध कहानियां हैं नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, बड़े भाई साहब, पूछ की रात, क्या है आज इनकी, पूछ की रात, पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा, ईदगाह, कफन, सवा शेर गेहूं, आदि इनकी क्या है, कहानी संग्रह है। मुक्तिबोध की साथ ही बात करें तो काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, आदि क्या है इनकी प्रसिद्ध कहानी है। और अगर यहीं पे भीष्म साहनी की बात करें तो चीफ की दावत, खून का रिश्ता, आदि क्या है भीष्म साहनी जी की कहानियां हैं। परिंदे हो जाएगा साथ ही निर्मल वर्मा जी की कहानी संग्रह है। और अगर इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1958 में इसका प्रकाशन हुआ। परिंदे कहानी का प्रकाशन 1958 में हुआ, याद रखेंगे। ठीक है साथी। प्रस्तुत गद्यांश में कौन सा शब्द विषम का विलोम है? आपको बताना है, विषम का विलोम बताना है। विकट है, कठिन है, समान है, सम है, बताएंगे साथी। यहाँ पे अगर सम की बात की जाए तो सम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कठिन का विलोम हो जाएगा साथी मेरे सरल। समान का क्या हो जाएगा, असमान। समान का क्या हो जाएगा, असमान। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। सदैव शब्द का विच्छेद दिए हुए विकल्पों में से है। सदैव का आपको संधि विच्छेद करके बताना है, और कौन सी संधि आपको ये भी बताना है। सदैव प्लस व सदा धन एव, सदा धन एव, सदधन एव, सदा धन एव, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। जब साथी अ या आ का मेल ए या ऐ से हो तो क्या बनता है, ऐ बनता है। अ या आ का मेल ओ या औ से हो तो क्या बनता है साथी, औ बनता है, औ। और इनमें कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है, याद रखेंगे। और सदैव की संधि विच्छेद की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, सदा धन एव, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। एव कोई शब्द नहीं होता, एव होता है, तो इसका हो जाएगा सदा धन एव। यहाँ पे साथी आ का मिलन ए से होता है, आ का विलयन ए से होता है, तो क्या बनेगा, ऐ, जिसकी मात्रा होती है, ये मात्रा होती है, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। वसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे फूल क्या है, एक संज्ञा शब्द है, और कैसे फूल हैं, पीले फूल हैं। यहाँ पे पीले होने की विशेषता बता रहा है, पीले होने की विशेषता, फूल के पीले होने की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे फूल क्या हो पीले क्या हो जाएगा साथी, विशेषण हो जाएगा। फूल वगैरह ये सब क्या है, संज्ञा शब्द है। ठीक है। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, सर्पनाग, शैलभूधर, क्षीरपय, पहाड़ और नग, बताएंगे साथी। भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द आपको बताना है, पर्याय कौन सा है। तो यहाँ पे हम भुजंग की बात करें तो जिसमें भुजंग को बोलते हैं नाग, क्या बोलते हैं साथी, नाग भी बोलते हैं, भूधर नाग बोलते हैं, भूधर नहीं बोलते हैं। नाग के बाद सर्प कहते हैं, नाग और सर्प कहते हैं, ये किसके पर्यायवाची है, भुजंग के पर्याय शब्द है, भुजंग के पर्याय। पहाड़ नग, भूधर, शैल, ये सब क्या है, पहाड़ शब्द के पर्यायवाची हैं, और भुजंग के हो जाएंगे सर्प और नाग। क्षीर पय गोरस, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं, दूध के। किसके समानार्थी हैं, दूध के समानार्थी हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है। आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में आपको साधना है कि आलोचना करना
जी छोटा करना, दांत दिखाना, दो टूक बात करना, टीका टिप्पणी करना। आलोचना का अर्थ होता है साथी टीका टिप्पणी करना। किसी के ऊपर आप टिप्पणी करते हो तो वही होता है आलोचना करना। तो इसका क्या है मुहावरे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी टीका टिप्पणी करना आलोचना करना का उचित मुहावरा हो जाएगा। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? भक्ति तन, रश्मि यामा, रश्मि और नीरजा दोनों के लिए मिला है, बताएंगे साथी। हम महादेवी वर्मा जी की बात करें तो महादेवी वर्मा जी को इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्या? आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और इनकी यामा रचना के लिए इन्हें वर्ष 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर इनकी रचनाओं की हम बात करें साथ ही इनकी रचना में रश्मि 1932 में इसका प्रकाशन होता है। रश्मि, नीरजा का प्रकाशन 1935 वर्ष में होता है। यामा इसका प्रकाशन 1940 ईस्वी में होता है। उसके बाद दीपशिखा ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। दीपशिखा 1942 में इसका प्रकाशन होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पे। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला बताना है। मटमैला शब्द क्या है? मटमैला शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। हम साथ ही विशेषण की बात करें तो विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। यहाँ पे मटमैले रंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है साथी? मटमैले रंग की। मटमैला रंग, और ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? घर की, क्योंकि घर जो है रंगवाने की बात हो रही है और मटमैले रंग से तो यहाँ पे गुड़ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? गुड़वाचक विशेषण की। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें विशेषण है। मटमैला रंग गुड़वाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुड़वाचक विशेषण रूप, रंग, दशा आदि को बताते हैं। तो कैसा रंग है? रंग की बात हो रही है, मटमैले रंग, इसलिए गुणवाचक विशेषण है। सर्वनाम शब्द होते हैं संज्ञा के स्थानों पर प्रयुक्त होते हैं। विशेष क्या होते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं। संज्ञा किसी विशेष वस्तु के बारे में बात हो। विशेष शब्द क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक जो आर्य भाषा परिवार है, जो हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं, हिंदी में ढेर सारी बोलियां और भाषाएं जो आती हैं, वो उनका विकास किससे हुआ? पाली से हुआ है, प्राकृत से हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है, संस्कृत से हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश से साथ ही मेरे इसके भेद हैं सौर श्रेणी अपभ्रंश, सौर श्रेणी अपभ्रंश, सौर श्रेणी अपभ्रंश से साथ ही पश्चिमी हिंदी, गुजराती हिंदी और राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है। सौर श्रेणी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी का विकास हुआ है। अपभ्रंश से ही साथ ही महाराष्ट्री बोली का विकास हुआ है। महाराष्ट्री अपभ्रंश का विकास हुआ है, जिससे मराठी बोली निकली है। अपभ्रंश से ही अर्धमागधी अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, ब्राह्मण खश अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश का विकास हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। और इन्हीं अपभ्रंशों से बोलियों का विकास हुआ है। मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, इस सब भाषाओं का विकास हुआ है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? किस शब्द का एक वचन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत सरल है। डिब्बा जो है, डिब्बे क्या है? बहुवचन है, बहुवचन शब्द है, और इसका एक वचन क्या हो जाएगा? डिब्बा हो जाएगा। ओके, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं? धातु कहते हैं, पुरुष कहते हैं, काम कहते हैं, काल कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं साथी मेरे? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु में धातु को ही क्या कहते हैं? मूल शब्द। क्या कहते हैं? मूल शब्द या धातु में ना प्रत्यय जुड़ने से किसका निर्माण होता है? क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया का निर्माण होता है। तो क्या कहेंगे साथी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है साथी, आज के लिए बस इतना ही बताएंगे साथी। क्लास कैसी लगी बताएंगे, क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद है। ठीक है साथी, मिलते हैं कल की अगली शानदार क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।